ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखो, जैसे इसमें दिया हुआ है कि व्हाई डज टेबल सॉल्ट समटाइम अपीयर येलो इन कलर। ठीक है, टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डज टेबल सॉल्ट समटाइम अपीयर येलो इन कलर। तो क्या होता है कि जैसे टेबल सॉल्ट में जब एनायन वैकेंसी डिफेक्ट आता है, यानी कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट जब होता है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है कि ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई करता है उस सेंटर को हम लोग कहते हैं एप सेंटर। ठीक है, एप सेंटर जिसका ओरिजिन है फार्वेंजेंटर जर्मन वर्ड से, तो उसका अर्थ होता है कलर सेंटर। यानी कि इसमें होता क्या है कि NaCl को जब हम लोग सोडियम वेपर लैंप में हीट करते हैं तो वहाँ पर सोडियम वेपर जो है उसमें से कुछ सोडियम आयन डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस पर, और उस Na+ को बैलेंस करने के लिए NaCl के इनसाइड से सोडियम प्लस आयन को बैलेंस करने के लिए इनसाइड द क्रिस्टल उसमें से निकल करके Cl- आता है और ये चला जाता है सरफेस पे। अब वहाँ पर क्या होता है कि एनायन का वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, और उस एनायन का जो वैकेंसी क्रिएट होता है उस वैकेंसी को फुलफिल करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कहते हैं कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एप सेंटर व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। और अब क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, वही इलेक्ट्रॉन का जंपिंग जब होता है तो क्या होता है कि हाई लेवल से लो लेवल में जाता है तो एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जिस विजिबल रीजन के जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है उसी का कंप्लीमेंट्री कलर हम लोगों को दिखता है, और यही कारण है कि NaCl जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट बोलते हैं उसका कलर कैसा दिखता है? येलो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है कि स्टेट colligative properties of dilute solution, write down the different types of colligative properties। यानी दूसरा क्वेश्चन है कि तनु विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण का वर्णन करें, विभिन्न प्रकार के अनुसंख्यक गुण को लिखें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्यक गुण, तो कहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो कहता है the properties of dilute solution of non-volatile solute which depends on number of solute particle not on the nature of solute particle। यानी कहता है कि dilute solution का वो प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरा पार्ट कहता है कि राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कितने तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं? तो 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। वो 4 तरह के कौन कौन हैं? तो सबसे पहला कहता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर में डिक्रीज जो होता है, जैसे सिंपली हम लोग इस तरह से कह सकते हैं तो समझ में आ जाएगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर होता है द प्रेशर exerted by the vapor onto the surface of liquid is called vapor pressure। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब उसमें सोल्यूट हम लोग मिलाते हैं तो क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाते हैं तो उसमें जो डिक्रीज होता है, लोअरिंग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो याद रखना है कि वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रेदर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वेपर प्रेशर अगर सिर्फ पूछा जाए तो वेपर प्रेशर जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 तरह के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो याद रखना है कि वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग जो है ये हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन अगर हो रहा है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ये 3rd नंबर का क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी सेल अथवा विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो बेसिकली हम लोग 2 तरह के कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और दूसरा होता है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी यहाँ पर 2 टर्म है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है लाइसिस। तो यहाँ पर कहता है कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जबकि जस्ट इसका उल्टा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो देखो अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि डिफरेंस आपको एक कॉलम बना करके दोनों साइड, एक साइड में हेडिंग लिखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरे साइड में लिखना है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और तब पॉइंट बना करके आपको लिखना है कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिखना है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग फ्लो कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है, प्रोसीड करता है, और जस्ट इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसमें क्या होता है कि बाय इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो ये 2 पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो आपका नंबर श्योर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन। प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है इसके बारे में बताना है। दूसरा कहता है कि प्रूव दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी कहने का है कि अभिक्रिया का अर्ध जीवन क्या है। प्रमाणित करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है, इस सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। तो क्या कहते हैं कि द टाइम पीरियड इन विच half of the reactant is converted into product is called half life of a reaction। यानी कि वो समय जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट का आधा भाग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं, तो अर्ध जीवन काल। ठीक है ना, यानी हाफ लाइफ पीरियड। अगेन रिपीट कि हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम पीरियड in which half of the reactant is converted into product is called half life period। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि prove that half life period of a first order reaction is independent of initial concentration of reactants। तो देखो जब हम लोग टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं, टी हाफ तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये नंबर है, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं
कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ दैट इज हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है।